दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, पर्यावरण के प्रमुख निर्णायक कारक कौन से हैं? ऑप्शन है आपके जलवायु, भूमि, वन या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों पर्यावरण के चार निर्णायक कारक हैं: जलवायु, भूमि तथा मृदा संरचना अथवा मिट्टी की संरचना, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति यानी रेगिस्तान, वनी प्रदेश अथवा जलावरुद्ध क्षेत्र, और चौथा है वन, खनिज भंडार जैसे प्राकृतिक संसाधन। तो पर्यावरण के प्रमुख निर्णायक कारकों में जलवायु, भूमि, वन यानी ये सभी कारक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राणी और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन के उपागम कौन से हैं? ऑप्शन है देखिए, निर्धारणवाद, पारिस्थितिकी तंत्र प्रारूप, व्यवस्था का प्रारूप या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों प्राणी और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध यानी इंटरेक्शन के अध्ययन के उपागम कई प्रकार के हैं। इसमें निर्धारणवाद एवं संभावनावाद, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र प्रारूप और व्यवस्था का प्रारूप, ये सभी जो हैं प्राणी और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन के उपागम हैं। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन है, एक स्थान में रहने वाले सभी प्राणियों के केवल अपने आप में अंतःक्रिया, एक स्थान में रहने वाले सभी प्राणियों की केवल पर्यावरण से अंतःक्रिया, एक स्थान में रहने वाले सभी प्राणियों की अपने आप में और पर्यावरण से अंतःक्रिया, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब एक स्थान में रहने वाले सभी प्राणियों की अपनी आप में और पर्यावरण से अंतःक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण में क्या सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, नदियाँ, झील, समुद्र, वायुमंडल, पर्वत, पठार, मैदान या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी चीज़ें पर्यावरण में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निदर्शन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, निदर्शन का अर्थ होता है कोई काम कैसे करना या नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाना या बताना, इसको निदर्शन कहा जाता है। तो दोस्तों कोई काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना या बताना, इसको निदर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षक और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? ऑप्शन है देखिए, प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए, सही है। प्रश्न करने के बाद थोड़ा रुकना चाहिए, सही है। छात्रों को उत्तर देने के लिए कहना चाहिए, ये भी सही है। और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्नों की प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए ये सभी कदम उठाने चाहिए। अगला प्रश्न है देखिए, दोस्तों ब्लूम के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो सही उत्तर है, ब्लूम के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया जा सकता है। इसमें देखिए, ज्ञानपरक प्रश्न केवल स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, बोधपरक या समझ बढ़ाने के लिए, अनुप्रयोगात्मक यानी सूचना का प्रयोग करते हुए, विश्लेषणात्मक यानी किसी विचार को खींचकर अलग करना, संश्लेषणात्मक यानी प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर कुछ नया बताना, और मूल्यांकन परक यानी निर्णय करना और उस पर डटे रहना। ये ब्लूम के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अध्येतोन्मुखी शैक्षणिक निविष्टियों से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो अध्येतोन्मुख शैक्षणिक निविष्टियां ऐसी होती हैं, ये विधियां जिनमें शैक्षणिक पर्यावरण की सृष्टि का श्रेय अध्येताओं या शिक्षार्थियों को दिया जाता है, उसको दोस्तों अध्येतोन्मुखी शैक्षणिक निविष्टियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिमूलक अनुदेश से आपका क्या अभिप्राय है?
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्तिमूलक अनुदेश। तो इसमें शिक्षार्थी अपनी आयु, अपनी रुझान, अपनी योग्यताओं के अनुसार स्वयं सीखता है। इसको व्यक्तिमूलक अनुदेश कहा जाता है। तो दोस्तों व्यक्तिमूलक अनुदेश से अभिप्राय उस अधिक्रम प्रक्रिया से है जिसमें कोई शिक्षार्थी अपनी आयु, अपनी क्षमता या रुझान और अपनी योग्यताओं के अनुसार खुद ब खुद सीखता है, उसको व्यक्तिमूलक अनुदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। वे स्थितियां जिनमें कोई व्यक्ति या वस्तु रहता है, वे स्थितियां जिनमें कोई व्यक्ति या वस्तु विकसित होता है, यह उन प्रभावों का योग है जो जीवन और चरित्र के विकास में भूमिका निभाते हैं और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, पर्यावरण का अर्थ वे स्थितियां जिनमें कोई व्यक्ति या वस्तु रहता है, यह विकसित होती है। ये उन सभी प्रभावों का कुल योग है जो जीवन और चरित्र के विकास को बदलने और निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण के कितने आधारभूत यानी फंडामेंटल घटक हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो सही उत्तर है 4। दोस्तों पर्यावरण के 4 आधारभूत घटक हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यावरण के 4 आधारभूत घटक हैं, स्थल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को बनाने वाली विभिन्न परतों के नाम क्या हैं, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है आपके भूपर्पटी और मेंटल, भूपर्पटी और क्रेड और भूपर्पटी, मेंटिल और क्रोड और मंटिल और क्रोड। तो सही उत्तर है दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग को बनाने वाली जो परतें हैं उनमें भूपर्पटी, मेंटिल और क्रोड, ये 3 परतें हैं जिसमें भूपर्पटी, मेंटिल, क्रोड जो है, क्रोड में बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ये पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुकूलन या परिमित्रता का विकास से आप क्या समझते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पारिस्थितिक अनुकूलन या परिमित्रता का विकास ऐसे रहन सहन को विकसित करना जो पर्यावरण को दूषित न करता हो, यानी पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो, या पर्यावरण के प्रति अनुकूलता या उससे मित्रता का जो है विकास करे। तो सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा रहन सहन को विकसित करना जो पर्यावरण को दूषित न करता हो, उसको पारिस्थितिक अनुकूलन या परिमित्रता का विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरणीय निम्नीकरण या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या अर्थ होता है? देखिए पर्यावरण को दूषित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करना, ए और बी दोनों और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, पर्यावरणीय निम्नीकरण का अर्थ है पर्यावरण को दूषित करना और उसकी गुणवत्ता को कम करना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। देखिए केवल जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, केवल जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, केवल भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा दोस्तों आजकल एक नाभिकीय प्रदूषण भी आ गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदूषण के कई प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का कम होना और नाभिकीय प्रदूषण, ये सभी पोल्यूशन के विभिन्न प्रकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की क्या आवश्यकता है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि मानव एवं पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव और पर्यावरण के अध्ययन के बीच अंतःक्रिया की प्रकृति को देखते हुए ये जरूरी है कि बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर ही दी जाए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जोर किस पर होना चाहिए? भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जोर होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो शुरू से ही इनके बारे में समझ सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम कैसा होना चाहिए, आपको बताना है। पर्यावरणोन्मुखी, बाल केंद्रित, क्रिया आधारित या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी प्रकार का होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में
किस बात पर विशेष बल दिया गया था? ऑप्शन है देखिए भौतिक पर्यावरण, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या पर्यावरण। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के महत्व पर विशेष बल दिया गया था और पर्यावरण सुरक्षा को पाठ्यक्रम के 10 केंद्रीय तत्वों में शामिल किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण अध्ययन पर विशेष बल दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अध्ययन में बच्चा सक्रिय रूप से शामिल होता है? भौतिक विज्ञान, इतिहास, पर्यावरण या समाजशास्त्र? तो बच्चा जो है दोस्तों वो पर्यावरण यानी आसपास के वातावरण से संबंधित होता है। इसी के कारण बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जो है शामिल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य बल किस पर होना चाहिए? व्याख्यान विधि, अंतःक्रिया विधि, सचित्र अध्यापन विधि या उपर्युक्त में से कोई नहीं आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों अंतःक्रिया विधि। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य जो कार्य है बच्चों की अंतःक्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए जिससे बच्चों की अंतःक्रियाएं बढ़ें। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन क्या है आपको बताना है। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, मानव निर्मित पर्यावरण का अध्ययन, भौतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। तो दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो ये सभी भौतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और उनके बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ऑप्शन है परागण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, अपघटन द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे पौधे कौन सी गैसों को संतुलित करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरे पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। और आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है किसी स्थान विशेष के जीवों का अध्ययन, किसी स्थान विशेष के भूमि, जल और वायु का अध्ययन, सजीव प्राणियों एवं उनके पर्यावरण के आपसी संबंध या फिर किसी जीव के जीवन से मृत्यु तक की क्रियाओं का अध्ययन। तो सही उत्तर है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का अर्थ होता है सजीव प्राणियों और उनके पर्यावरण के बीच आपसी संबंध जो होते हैं इनको पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है किसी सीमित निर्धारित क्षेत्र में अंतःक्रिया करने वाले समसत जीव जो होते हैं उनको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और प्राणियों की अंतःक्रियाएं जिन सीमित निर्धारित क्षेत्रों में होती हैं उनको इकोसिस्टम कहते हैं। गांव का तालाब इसका एक उदाहरण हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आहार श्रृंखला या फूड चेन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है भोजन संबंधों के आधार पर जीवों का जो क्रम होता है या अनुक्रम होता है इसको आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे हरा पौधे को कीड़ा खाता है, कीड़े को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली और मछली को मानव खाता है। ये एक आहार श्रृंखला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों आहार जाल या जो खाद्य जाल है ये क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है आहार श्रृंखलाओं का समूह। कई प्रकार की आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखलाओं का समूह आहार जाल कहा जाता है। और दोस्तों प्रकृति में सरल आहार श्रृंखलाएं मिलाकर एक जटिल संजाल बनाती हैं और इसको खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण के कितने घटक हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर है दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के 2 घटक हैं, जीवीय घटक और अजीवीय घटक। इन घटकों में और एक दूसरे के साथ हुई अंतःक्रियाओं से पर्यावरण में परिवर्तन आता है।
तो एक प्रकार से पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जीवीय घटक यानी जैविक घटक और अजीवीय घटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही आसान सा लेकिन कठिन प्रश्न है। केवल उष्ण मरुस्थल में, केवल शीत मरुस्थल में, जल एवं नमी युक्त सभी स्थानों पर या केवल चट्टानों पर? तो सही उत्तर है जल एवं नमी युक्त सभी स्थानों पर शैवाल पाए जाते हैं। दोस्तों शैवाल जो हैं ये साधारण पौधे होते हैं, ये पानी अथवा नमी वाले स्थानों पर पैदा होते हैं। शैवाल की अनेक प्रजातियां हैं और ये संसार के सभी भागों में विशेष रूप से समुद्र, झील, तालाबों आदि में पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आसान सा प्रश्न है, डायटम क्या होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या शैवाल? तो सही उत्तर है डायटम जो है शैवाल होते हैं। ये शैवालों का एक समूह है। इस एक कोश की जीव की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है जिसको फ्रस्टल कहा जाता है और सिलिका निर्मित ये कोशिका जो होती है पारदर्शी, चमकदार और देखने में आकर्षक होती है और इसी कारण डायटम का उपयोग अलंकरण या सजावट के लिए भी किया जाता है। ऊर्जा और ऑक्सीजन उत्पादन में भी डायटम की भूमिका होती है। तो डायटम शैवाल का समूह होता है। अगला प्रश्न देखिए, श्री नारायण धर्म परिपालन के नेता कौन थे? सही उत्तर है श्री नारायण गुरु। दोस्तों केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन के प्रमुख नेता श्री नारायण गुरु थे और इनका कहना था कि कोई किसी से उसका जाति धर्म न पूछे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिपको आंदोलन जो है ये महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलन रहा और इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। दोस्तों ये आंदोलन जो है उत्तराखंड में चलाया गया था और इस आंदोलन की मान्यता ये थी कि यदि पर्यावरण को संरक्षित करना है तो उद्योगों की वृद्धि और पेड़ों के कटाव को रोकना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में कितने प्रतिशत भूमि को वनों के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन है 21%, 25%, 30% या 33%। तो सही उत्तर है 1/3 क्षेत्रफल यानी 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत 33% भूमि को वनों के अंतर्गत लाने की बात कही गई थी और तभी जाकर पर्यावरण संतुलन स्थापित हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, बाबा रास बिहारी या अरुंधति पाठक? तो सही उत्तर है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक चंडी प्रसाद भट्ट थे और वृक्षों को बिना समझे कटाई रोकने का ये आंदोलन था और इसके प्रवर्तक चंडी प्रसाद भट्ट थे। चिपको आंदोलन का आरंभ चमोली जिले के गोपेश्वर स्थान पर 1973 में हुआ था और इसमें एक महिला गौरा देवी की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल में किस गैस की कमी हो जाती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर ऑक्सीजन। दोस्तों जो भी जल प्रदूषित होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन गैस की वृद्धि हो जाती है जिसके कारण ये जलीय जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है। इससे जो है पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है या फिर जलीय जीव मरने भी लगते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन में जो है इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस एवं सल्फर ऑक्साइड? तो सही उत्तर है नाइट्रस एवं सल्फर ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों वर्षा के जल को अम्लीय बनाने में मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जो हैं सबसे उत्तरदायी होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड मिलाकर दोस्तों जल में HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर H2SO4 का निर्माण करते हैं और इन्हीं दोनों के मिलने से अम्लीय वर्षा जो है होती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहा जाता है? हरित गृह प्रभाव हिंदी में। ऑप्शन है गैसों के वायुमंडल में एकत्र होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, गैसों के वायुमंडल में एकत्र होने से
पृथ्वी के वातावरण के गर्म होना दोस्तों, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पृथ्वी से लौटते जो विकिरण है उसको रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है, जिसको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कहा जाता है कि ये उपयोगी यानी लाभदायक और हानिकारक दोनों ही गैस है। इसका कारण ये है कि इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाए वायुमंडल में तो ये हानिकारक हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है इसी से पृथ्वी सतह का तापमान जो है एक बराबर या गर्म रहता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो है संबंधित होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी से लौटती विकिरण को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है, जिससे हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, कितना लाभदायक रहा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।